हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो सभी? रक्षाबंधन का त्यौहार मना लिया अच्छे से? चलो तो अपनी क्लासों पर वापस आते हैं अपन। देखो, पिछले वीडियो जो काफ़ी दिनों पहले आया था, लास्ट थर्सडे को, लास्ट गुरुवार जो पिछला गुरुवार था उसको मेरा लास्ट वीडियो आया था कि उसके बाद में फ्राइडे को आता नहीं, फिर 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई थी। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सेकेंड चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड चैप्टर जो था वो अपना पूरा हो चुका था, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक जो था वो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन व संरचना की थी अपन ने, कि मादा युग्मकोद्भिद जिसका दूसरा नाम क्या था, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है और इसका विकास यानी परिवर्धन कैसे होता है, ये टॉपिक करके अपन ने इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया था। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस चैप्टर के अंदर किए थे। हर बार वीडियो में अपन ने पीछे का थोड़ा सा रिवीजन किया था। यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा पीछे वाला चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। एक बात मैं आपको साथ में और बता देना चाहता हूँ कि नोट्स जो है ना, अभी तक अपने सेकंड चैप्टर के नोट्स जो है जैसे जैसे वीडियो बन रहे थे वैसे वैसे उसके साथ में छोटी छोटी 2-2 पेजों की PDF मैं आपको भेज रहा था, वो आप उसमें से टैली कर रहे थे। मगर अब अपन थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन ले कि अब जो आगे के जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उनके नोट्स आपके पास डेली नहीं आएंगे। नोट्स कैसे आएंगे? अब आपके पास एक साथ ही पूरे चैप्टर के या आधे चैप्टर के यानी 10-15 पेज का मैटर जो है वो एक साथ आ जाएगा। उसके बाद में आप जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, आज 2 पेज लिख लिए, आज 4 पेज लिख लिए, कल क्या पता आपका थोड़ा बहुत काम हो गया तो आप 1-2 पेज नहीं लिख पाए, तो आप उन नोट्सों को अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे डेली लिखते जाइए। हम एक साथ आपको नोट्स भेजेंगे, तो किसी बच्चे की ये कंफ्यूजन नहीं हो कि भाई आज वीडियो आ गया है, आज नोट्स कैसे नहीं आए। कोई बात नहीं, आज नोट्स नहीं आए तो कल परसों के अंदर एक साथ पूरे चैप्टर के आ जाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। अब जो नोट्स है वो पूरे के पूरे चैप्टर के, या चैप्टर बहुत लेंदी है तो मान लो कि थोड़ा बहुत पार्ट 50%, 70% या पूरे चैप्टर के भी आ सकते हैं। तो नोट्स की PDF 15-20 पेज की आपके पास एक साथ आएगी। वीडियो हर टॉपिक के छोटे छोटे एक साथ आएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो तो डेली ध्यानपूर्वक सुनना ही है, बिल्कुल क्लियरली ईयरफोन लगा करके एकांत में बैठ करके वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। फिर उस वीडियो में जो टॉपिक हुआ उस टॉपिक को नोट्स के अंदर से फिर एक बार पढ़ लेना है। नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। जैसे आज वाली वीडियो के नोट्स मैं आज नहीं भेजूंगा, मान लो कल भेज दिया, तो आज जो पढ़ा है वो कल आप फिर इस नोट्स के अंदर देख सकते हो, या परसों भेजा है तो नोट्स आपके पास प्रॉपर एक साथ पहुंचेंगे। इसलिए आप ये नहीं सोचे कि भाई नोट्स अब कैसे नहीं आ रहे हैं, नोट्स एक साथ आ जाएंगे। मान लिया कल मैंने भेज दिया एक साथ PDF पूरी की पूरी चैप्टर की भेज दी, अब आगे के इस चैप्टर के जितने भी वीडियो बनेंगे उसमें नोट्स कैसे भेज जाएंगे, वो एक साथ पूरे नोट्स आ चुके हैं। तो ऐसे आपको अब काम करना है, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मादा युग्मकोद्भिद व भ्रूणकोश का विकास किया था, संरचना की थी। देखो, इससे पहले अपन ने गुरु बीजाणु जनन किया था। गुरु बीजाणु जनन गुरु बीजाणु धानियों में होता है। गुरु बीजाणु धानी अपन किसको कहते हैं? बीजांड को कहते हैं। देखो 2-3 उपनाम बताए थे मैंने आपको, ठीक है। लघु बीजाणु धानी परागपुट को कहते हैं, ठीक है। ऐसे गुरु बीजाणु धानी अपन बीजांड को कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने किया था मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम भ्रूणकोश भी होता है, ठीक है। गुरु बीजाणु पर्ण को अंडक भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम 2-2 नाम बताए थे, कंफ्यूज मत होना। पिछले चैप्टर के अंदर अपने भ्रूणकोश नाम चला था, भ्रूणकोश कै कोश वाला। इस वीडियो के अंदर भ्रूणपोष आ जाएगा। देखो सिमिलर सा है सुनने में, आपको बार बार में यहाँ पर मैं भ्रूणपोष बोलूंगा, कभी भ्रूणकोश से भी संबंधित करूंगा आपको। तो आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखना, भ्रूणपोष जो इस चैप्टर में नाम आएगा वो अलग चीज है, और भ्रूणकोश जो पिछले वीडियो में नाम आया था वो एक अलग टॉपिक था, जिसमें मादा युग्मकोद्भिद कहा था अपन ने। तो देखो, गुरु बीजाणु धानी जिसको अपन बीजांड कहते हैं, उसके अंदर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। 4 रेखिक क्रम के अंदर गुरु बीजाणु बने, जिनमें से 3 नष्ट हो गए, एक सक्रिय शेष रहा था। किस सिरे वाला शेष रहा था? निभागी सिरे वाला एक गुरु बीजाणु जो था वो शेष रहा था। वो शेष रहा गुरु बीजाणु नष्ट हो रहे गुरु बीजाणु से पोषण प्राप्त करता है, आकार में बड़ा हो जाता है, सघन जीवद्रव्य वाला हो जाता है। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु से आगे चल करके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ये भ्रूणकोश का परिवर्तन अपन ने किया था। कैसे होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो एक केंद्र की अगुणित संरचना है, एक केंद्र के उसके अंदर, इसके केंद्र के अंदर मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, मुक्त केंद्र के समसूत्री विभाजन होते हैं, इसके केंद्र के विभाजन होते हैं। तो 3 बार समसूत्री विभाजन से इसका केंद्रक जो है वो विभाजित होकर के 8 केंद्रक बना देगा। तो एक ही कोशिका के अंदर 8 केंद्रक बन जाएंगे, 4 ऊपरी सिरे पर, 4 निचले सिरे पर। चारों में से 2-2 एक केंद्रक जो होते हैं वो ध्रुवों पर थे 4-4, उनमें से एक केंद्रक केंद्रीय भाग में यानी उस गुरु बीजाणु के केंद्र के अंदर बीच में आ जाते हैं।
इसलिए उनको ध्रुवीय केंद्र कहा था, क्योंकि आए कहाँ से थे, ध्रुवों से आए थे। तो ऊपर और नीचे तो 3-3 केंद्र रह गए और बीच में 2 केंद्र आ गए हैं। फिर उसके बाद में भित्ति निर्माण की क्रिया होती है। भित्ति ऊपर भी तीनों केंद्रों के चारों तरफ बन जाती है, नीचे भी तीनों केंद्रों के चारों तरफ बन जाती है। तो ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, भित्ति निर्माण होने के बाद में कोशिकाएं कहलाएगी, और बीच के अंदर भित्ति निर्माण हो जाएगी तो केंद्रीय कोशिका कहलाएगी, जिसके अंदर 2 अगुणित केंद्रक होते हैं। अब दोनों अगुणित केंद्रक अभी पृथक पृथक है, मगर निषेचन से पूर्व दोनों अगुणित केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अब ऊपर 3 कोशिकाएं जो बनी थी, उन 3 कोशिकाओं को अपन ने क्या कहा था, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और नीचे जो 3 कोशिकाएं बनी थी उनको कहा था अपन ने अंड समुच्चय। अंड समुच्चय के अंदर एक तो बीच वाली अंड कोशिका और 2 साइड वाली सहायक कोशिकाएं, और बीच में द्वितीय केंद्रक था। इस प्रकार से जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु से जो ये संरचना बनी थी, केंद्रक में मुक्त समसूत्र विभाजन हो करके, तो ये एक मादा युग्मकोश विधि या भ्रूणकोश का निर्माण हो गया था। इसकी परिपक्व संरचना, परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना पूछ ले आपसे तो अलग से एक चित्र और बनाया था मैंने, इसी को थोड़ा सा ब्रॉड करके, जिसका पूरा विवरण आप इन कोशिकाओं के नाम वगैरह देख करके पूरा विवरण कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने चैप्टर को खत्म कर लिया था, ये थोड़ा सा अपन ने रिविजन कर लिया है। आज अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस यूनिट के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था, ये जब अपन पढ़ रहे हैं ये है अपनी पहली यूनिट, इस चैप्टर की फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर की यूनिट है, 1+3 में डिवाइड है। ये सब चीजें अपन ने पहले चैप्टर में डिस्कशन कर लिया था। तो अब अपन तीसरे चैप्टर में आते हैं। 2 चैप्टर अब तक अपन ने कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर फर्स्ट यूनिट का जो है उसका नाम है परागण, निषेचन तथा भ्रूणकोश। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कोश आ गया, अब भ्रूणकोश व भ्रूण का परिवर्धन, यानी इस चैप्टर के अंदर अपन को ये चीजें पढ़नी है। परागण के बारे में पढ़ना है, परागण हो जाएगा तो फिर उसके बाद में निषेचन होता है, निषेचन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद में निषेचन के बाद में भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पर एक अच्छा संबंधित क्वेश्चन बन गया है कि भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में एक अंतर तो आपको यहीं पर मिल गया है। भ्रूणकोश जो है निषेचन के बाद में बनने वाली संरचना है, जबकि भ्रूणकोश जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो निषेचन से पहले ही बना था, जिसको अपन ने मादा युग्मकोश भी कहा था। तो निषेचन तो अब होगा, तो निषेचन के बाद में जो बनेगी वो होगा भ्रूणकोश। कैसे बनेगा, क्या इसकी विशेषता है, ये सब चीजें अपन डिस्कशन करेंगे। तो निषेचन के बाद में भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश बन गया उसके बाद में भ्रूण का परिवर्तन यानी भ्रूण का विकास कैसे होगा, यानी लास्ट में चल करके इस चैप्टर के अंदर अपन भ्रूण का निर्माण कर देंगे, बीज का निर्माण कर देंगे, सब चीजें। यानी एक पुष्प जो होता है वो पूरा का पूरा फल में परिवर्तित कैसे हो जाता है, यानी अंतिम परिणाम क्या होता है। एक पुष्प जो होता है पादप पर लगा हुआ, वो पुष्प आगे चल करके पूरा का पूरा फल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या क्या चीजें जड़ जाएगी, क्या क्या पुष्प की कौन कौन सी चीजें जो है वो आगे चल करके किसमें रूपांतरित हो जाएगी, तो चैप्टर के एंड में अपन ये चीजें ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर पहला शब्द आया है परागण। क्या होता है परागण, सबसे पहली बात तो देखो परागण की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। परागण पिछले चैप्टर में नाम आ रहा था परागकण, पोलन ग्रेन, और यहाँ पर आया है परागण। बहुत सारी चीजें मैं आपको पिछले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, वही चीजें यहाँ पर आपके फिर से काम में आएगी। देखो परागकण तो क्या था, लघु बीजाणु को ही कहा था अपने परागकण, तो जो नर युग्मक, 2 नर युग्मकों का निर्माण कर रहा था, जिसे नर युग्मकोश भी बन रहा था, और फिर 2 नर युग्मक बन रहे थे, किससे, जनन कोशिका से, वो तो परागकण था। अब परागण क्या है, परागण एक प्रक्रिया है जिसमें परागकण जो होते हैं वो परागकोश से बाहर निकल करके और अंडक की वर्तिकाग्र पर जाकर के जब गिर जाते हैं, तो ये क्रिया जो है ना, परागकणों के स्थानांतरण की क्रिया जो है ना, ये परागण कहलाती है। बात समझ में आई, परागकणों का स्थानांतरण होकर के और परागकण जब वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर गिर जाए तो ये क्रिया परागकण है, परागण है। तो एक परिभाषा क्या हो गई है, पुंकेसर के परागकोश से परागकणों के निकल करके अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। कॉम्प्लिकेट लग रही है क्या, नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। देखो पुंकेसर था, अपन ने पुंकेसर पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, द्विपालिक पुंकेसर, ये तंतु था, ये क्या था ऊपर परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होती है, द्विपालिक संरचना है, तो 4 परागपुट या लघु बीजाणु धानियां हैं, इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां हैं। इन लघु बीजाणु धानियों में क्या है, लघु बीजाणु, यानी आगे चल करके परागकण बन जाएगी। इन परागकणों का क्या होता है, अंडक की संरचना भी पढ़ी थी अपन ने, एक अंडक जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये परागकण क्या हो जाएंगे, ये परागकण बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब परागकोश का स्फुटन हो जाएगा। कौन सी परत काम में आती है, परागकोश भित्ति की, अंतस्थीशियम,
ठीक है, सभी चीजें संबंधित ध्यान रखोगे उस चैप्टर में क्या बताया था। तो ये परागकोश जब परिपक्व हो जाएगा तो इसकी भित्ति जो होती है फट जाएगी, भित्ति फट जाएगी तो ये परागकण बाहर मुक्त होंगे। अब बाहर मुक्त होंगे, बाहर मुक्त होने के बाद में इन परागकणों का ये पूरा का पूरा क्या है, अंडक, अंडक की ये क्या है, वर्तिकाग्र, इस वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरना या स्थानांतरण होने की क्रिया जो है ना, ये परागण, इस प्रक्रिया को अपन परागण कहते हैं। यही परिभाषा में दिया था मैंने आपको कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। बात समझ में आई? यहाँ पर अपन ने कहां से निकल रहे हैं ये शब्द ऐड करते हैं कि पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का निकल करके अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि परागकण कैसे आएंगे यहाँ पर। भाई परागण की तो क्रिया दो अलग अलग पादपों के मध्य भी हो सकती है। एक पादप पर लगे पुष्प के परागकण दूसरे पादप पर लगे हुए पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिर जाएं, या हो सकता है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर द्विलिंगी पुष्प है तो नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में है तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाएं, या उसी पादप पर लगे हुए किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाएं। इसका मतलब इनको दूरी तो तय करनी पड़ेगी। अगर परागण की क्रिया दूसरे पादप पर हो रही है तो परागकणों को दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे जाएंगे ये परागकण, कैसे गतिशील होंगे, कैसे जाएंगे ये? तो देखो परागण की क्रिया जो होती है वो विभिन्न प्रकार के माध्यम के द्वारा होती है, यानी कोई न कोई माध्यम होता है, वो माध्यम इनको लेकर के जाता है। ये माध्यम क्या होते हैं, यानी परागण की क्रिया के लिए माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो परागण की क्रिया में माध्यम के रूप में वायु, हवा के द्वारा उड़ के भी जा सकते हैं। ठीक है, जलीय पादपों के अंदर जल भी माध्यम का काम करता है, जल की सतह पर तैरते हुए परागकण अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कीट, बहुत सारे परागण, मोस्टली पादपों के अंदर परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में पोलन किट वाला, विशेषता क्या थी, पोलन किट वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर ये। तो बहुत सारे कीट जो होते हैं वो भी परागण के अंदर काम में आते हैं। इसके अलावा पक्षी भी अपने शरीर से परागकणों को चिपका करके मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के बैठते हैं तो परागण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा घोंगे, गिलहरी, ये सभी परागण के माध्यम होते हैं। बहुत सारे सभी माध्यम अपन पढ़ेंगे, आगे अपना टॉपिक आएगा ना परागण के अंदर, अपन और आगे डिटेल में जाएंगे तो ये सभी माध्यमों को पढ़ेंगे। तो इन सब माध्यमों के द्वारा परागकण जो होते हैं ये स्थानांतरित होते हैं, ये क्रिया परागण कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब देखो अपन बात करते हैं आगे परागण के प्रकार। परागण की परिभाषा हो गई है, माध्यम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं परागण के प्रकार। परागण के प्रकार, तो देखो बच्चों परागण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। परागण के दो प्रकार हैं, पोलिनेशन के दो टाइप है अपने पास। एक तो है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। नाम से कुछ तो आपको आइडिया लग रहा होगा स्व और पर में क्या मतलब होता है, अभी आपके पूरा समझ में आ जाएगा। एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन जिसको अपन स्वपरागण कहते हैं, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन जिसको अपन परपरागण कहते हैं। अब दोनों में क्या अंतर हो गया है देखो, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, किस पुष्प में स्वपरागण होगा, किस पुष्प के अंदर परपरागण होगा, ये सभी चीजें अपन क्लियर कर लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना आप कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा टॉपिक के साथ साथ में। देखो स्वपरागण, स्वपरागण किसे कहते हैं अपन? जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाएं। ध्यान रखना पादप एक ही है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं, स्थानांतरित हो, या उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो ये क्रिया कहलाती है स्वपरागण। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन लग रही है कि पादप एक ही है, एक ही पादप पर दो अलग अलग पुष्पों के मध्य परागण हो, या एक ही पुष्प के अंदर द्विलिंगी पुष्प है, उस द्विलिंगी पुष्प के अंदर दोनों जननांग है, नर जननांग भी है, मादा जननांग भी है, यानी उसके अंदर पुंकेसर भी है, उसके अंदर अंडप भी है। तो उसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकले और उसी पुष्प की अंडप की वर्तिकाग्र पाके गिर गए, तो भी स्वपरागण है। या फिर अपन ये कहें कि एक पुष्प पर, एक पादप पर दो एक लिंगी पुष्प लगे हैं, कि कुछ पुष्प तो ऐसे लगे हैं जिनमें परागकोश है, कुछ पुष्प ऐसे लगे हैं जिनके अंदर वर्तिकाग्र है। तो पादप एक ही है, मगर उस पादप पर लगे एक पुष्प के परागकण निकले और दूसरे पुष्प जो मादा पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पाके गिर गए हैं,
तो स्वपरागण है, यानी इसके अंदर पादप एक ही हुआ है। क्या कंडीशन हुई है कि जैसे ये एक पादप है, ठीक है, अब यहां पर मैंने यहां पर एक पुष्प बनाया है, ठीक है, अब इस पुष्प के अंदर ये पुंकेसर है और यहां पर मैंने ये अंडक बनाया है। अब क्या हुआ है, इस पुष्प के परागकण जो हैं इस परागकोश से निकले और यहीं पर आकर के इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे आकर गिर गए, यानी यहाँ पर इतनी सी दूर के अंदर ये दूरी तय की है, यहाँ से यहाँ तक आए, तो स्वपरागण है। या अपन ये कहें कि एक पुष्प है ये और इसके अंदर अंडक है ही नहीं, केवल पुंकेसर है, यानी नर पुष्प है, तो परागकोश यहाँ पर केवल परागकोश है। और दूसरा पुष्प एक ऐसा बनाया जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर केवल मादा जनांग यानी अंडक यानी जायांग है। तो इस पुष्प के परागकण निकले और इस पुष्प की वर्तिकाग्र पे आके गिर गई। बात समझ में आ रही है? यानी एक ही पादप के अंदर दो पुष्पों के मध्य परागण हो रहा है, या एक ही पादप पर लगे किसी द्विलिंगी पुष्प में परागण हो रहा है, तो इसे बोलते हैं स्वपरागण। दोनों चीजें समझ में आ गई है कि आपके डायग्राम मैंने एक के अंदर समझा दिया, दो डायग्राम से कर सकते हैं अपन कि ये वाला पुष्प जो है उसके अंदर एक ही पुष्प में परागण हो रहा है, या फिर अपन ये कहें कि एक पुष्प के अंदर एक पादप पर लगे दो पुष्पों में हो रहा है। उदाहरण की बात करें, जब पुष्प द्विलिंगी होता है, जब पुष्प द्विलिंगी हो तो उसके अंदर स्वपरागण हो सकता है, मगर ध्यान रखना सभी द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण नहीं होता है। कई बार द्विलिंगी पुष्पों के अंदर भी परागकण इसी वर्तिकाग्र पर नहीं आकर के किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर आ जाए, हवा के द्वारा उड़ करके दूसरे पादप पर जा सकते हैं, या द्विलिंगी पुष्प होते हुए भी किसी इसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाए, मगर किस कंडीशन के अंदर केवल स्वपरागणी होगा वो भी अपन आगे बात करेंगे। तो पहली बात तो ये करें कि द्विलिंगी पुष्प है और पुष्प के अंदर उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में जाए तो स्वपरागण है। या अपन ये कहें कि पुष्प एक लिंगी है, ये कंडीशन है ही नहीं। जैसे अपन ये वाली केस करते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प वाली करें, जैसे मटर है, मटर जो पुष्प है उस मटर के अंदर क्या होता है कि नर और मादा दोनों जननांग एक के अंदर ही है, तो इसके अंदर स्वपरागण हो सकता है कि कैसे उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आगे गिर जाएंगे। मगर जैसे अपन बात करें एक लिंगी पुष्पों की, एक लिंगी पुष्प जैसे कोई एक लिंगी पादप है, जैसे अपन पपीता की बात करें, ऐसे पादपों की बात करें, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनके अंदर परागकण है, कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनके अंदर जायांग है यानी अंडक है। तो इस पुष्प के परागकण निकले और इस पादप पर लगे दूसरे पुष्प की मादा पुष्प की वर्तिकाग्र आगे गए तो भी स्वपरागण है। यानी स्वपरागण में दो कंडीशन होती है, मगर दोनों कंडीशन को अलग अलग नाम देंगे, यानी स्वपरागण के भी दो प्रकार अब अलग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे देखो, इसको भी स्वपरागण जो है उसमें अपन ने परिभाषा में क्या शब्द लिया है, किसी पादप पर लगे एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए, या उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए तो स्वपरागण है। तो दो कंडीशन अलग ले लेना, एक ही पुष्प में परागण हो या दो पुष्पों के मध्य परागण हो, मगर दोनों पुष्प किस पर लगे हों, एक ही पादप पर लगे हों। इसलिए स्वपरागण के फिर दो प्रकार हो गए हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया स्वयुग्मन, एक तो कहलाता है स्वयुग्मन, और एक होता है सजात पुष्पी, सजात पुष्पी परागण। दोनों कंडीशन के दो अलग अलग नाम दे दिए, यानी स्वपरागण के दो प्रकार हो गए, एक तो स्वयुग्मन और एक सजात पुष्पी परागण। तो अब यहाँ पर दोनों कंडीशन को इन दोनों के अंदर बांट दो। स्वयुग्मन कब होता है? जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो, यानी एक ही पुष्प के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आए हैं। यानी एक पुष्प है, ये एक पुष्प बनाया मैंने, इस पुष्प के अंदर ये परागकोश भी है और इस पुष्प के अंदर ये वर्तिकाग्र भी है, यानी द्विलिंगी पुष्प होना जरूरी है। ध्यान रखना, स्वयुग्मन के अंदर कंडीशन ये आ जाएगी पुष्प द्विलिंगी होना जरूरी है, नर और मादा दोनों जननांग इसमें पाए जाने जरूरी है। तो यहाँ पर परागकण जो होते हैं ये परागकोश की भित्ति निकलेगी और ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे आकर के गिर जाते हैं, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, तो ये कहलाता है स्वयुग्मन। बात समझ में आ गई? स्वपरागण की परिभाषा में दो कंडीशन ली थी ना, दोनों कंडीशन को अपन ने दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर दिया। और सजात पुष्पी परागण क्या हो गया? सजात पुष्पी परागण ये हो गया कि एक पादप है, एक पादप पर दो पुष्प लगे हैं, एक पुष्प नर पुष्प है, एक पुष्प मादा पुष्प है, तो एक पुष्प के परागकण निकले और उसी पादप पर लगे दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं, तो इसे बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों ही स्वपरागण है,
क्रियात्मक रूप से दोनों पुष्प जो होते हैं उनकी आनुवंशिक संरचना समान है, दोनों की आनुवंशिक संरचना समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे परागण हो चाहे ऐसे परागण हो, आनुवंशिक संरचना इस पादप के परागकण और वर्तिकाग्र यानी गुरु बीजाणु के अंदर समान है, इन दोनों पुष्पों के अंदर भी समान है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सजात पुष्पी परागण जो है ना, उसको वैज्ञानिकों ने एक लाइन दी है इसके लिए कि आनुवंशिक रूप से तो ये भी एक स्वपरागणी है, सजात पुष्पी परागण स्वपरागण आनुवंशिक रूप से भी आनुवंशिक संरचना तो समान है, चाहे इसके परागकण इस पर आए या इसके परागकण इसी पुष्प में चले जाएं, जो बीज बनेगा ना उस बीज के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो है ना वो इस प्रकार के परागण से भी वही बनेगा, इस प्रकार के परागण से भी वही बनेगा, आनुवंशिक रूप से समान ही बनेंगे। मगर पारिस्थितिक रूप से इसे पर परागण भी मानते हैं कुछ वैज्ञानिक, क्योंकि पर का मतलब यहाँ पर है नहीं पर परागण। पर परागण क्या होता है, दो अलग अलग पादपों के मध्य परागण हो, यानी एक पादप पर एक पुष्प लगा है, उसके परागकण निकले और हवा के द्वारा उसी जाति के दूसरे पादप पर लगे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं, यानी दो अलग अलग पादपों के मध्य परागण होता है, तब वो पर परागण होता है। उसमें आनुवंशिक पदार्थ भी अलग अलग हुआ है क्योंकि दो अलग अलग पादप हो गए थे। मगर यहाँ पर आनुवंशिक रूप से तो ये स्वपरागणी है, मगर पारिस्थितिक रूप से इसे कुछ वैज्ञानिक पर परागण भी मानते हैं, मगर ये स्वपरागणी है, आपको ध्यान में रखना, स्वपरागणी है, आनुवंशिक रूप से ये स्वपरागणी है। बात समझ में आ गई है। ये अपना स्वपरागण के दो प्रकार हुए हैं। पर परागण क्या होता है, स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां यानी अनुकूलन कौन से होने चाहिए, पर परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां अनुकूलन होने चाहिए, ये अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अपन ने केवल परागण की परिभाषा और परागण के प्रकार में स्वपरागण को ढंग से पढ़ा है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, स्वपरागणी हो किसी पुष्प में, उसके लिए उसमें क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, यानी पुष्प की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और पर परागण होने के लिए पुष्प की क्या क्या अनुकूलन या विशेषताएं होनी चाहिए, जो अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।